अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मफरुज़ चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहूँगा कि इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की, और मैं आज पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ये वाला पूरा 100% कवर हो जाएगा। आपको एग्जाम में जितना आएगा उतना ही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर पढ़ेंगे काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे, और जो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरा नहीं पढ़ सकते। आप पूरा पढ़ेंगे तो खाली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कम से कम 4-5 क्लास देना पड़ेगा, उतना टाइम तो नहीं दे सकते। इसलिए मैंने पूरा कवर कर लिया 100%, और मैं कोशिश भी करूंगा कि आज पूरा कंप्लीट कर सकूं, पूरा 100%। तो आगे देखते हैं हमारा नया टॉपिक आज का। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से एक्ट के तहत आया है, निगोशिएबल कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है, और या कौन सा एक्ट सुपरवाइज करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। कौन सा एक्ट है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 है। 1881 आपको ये याद रखना होगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में पूछ सकता है आपको। ये 1881 ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है क्या चीज़, और टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपने पढ़ा होगा पहले। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये एक टाइप का, हम कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ मनी टाइप। कभी हम पैसा नहीं देते हैं, पैसे के बदले कोई इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं जो पैसे का काम कर देता है, उसे ही क्या कहते हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, ये टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अगर देखेंगे, टाइप्स में पहला तो आ गया ये आपका प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। आगे हम इस चीज़ का एक एक चीज़ का डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला जो है चेक, चेक आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चेक, चेक में, चेक का टॉपिक बहुत बड़ा है, चेक में बहुत कुछ है। आपका जैसे हो गया बाउंस ऑफ चेक, तो उसमें पनिशमेंट क्या है क्या नहीं, बहुत लंबा है, इसलिए हम चेक नहीं पढ़ेंगे। हम खाली क्या पढ़ेंगे? प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक के बारे में एक दो चीज इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वही पढ़ लेंगे। तो आगे जाके देखते हैं क्या है डेफिनेशन, एक एक चीज का डेफिनेशन देखते हैं। तो पहले देखिए प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट है क्या? प्रोमिसरी नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो एक्ट है 1881, उसका सेक्शन 4। आपको सेक्शन, एक एक सेक्शन आपको याद रखना है। एक एक सेक्शन का 2-3 सेक्शन ही तो याद रखना है। ये एक प्रोमिसरी नोट का सेक्शन हुआ, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन हो गया, और तीसरा मैं बताऊंगा और एक सेक्शन जिसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन किया गया है, बता दूंगा मैं। तो ये हो गया क्या? सेक्शन 4 आपको याद रखना है। ये सेक्शन 4 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है? ये कहता है ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बहुत ध्यान से पढ़िए, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये वाला देखिए, नॉट बीइंग ए बैंक नोट और ए करेंसी नोट। मतलब ये प्रोमिसरी नोट, यहाँ पे बैंक नोट या करेंसी नोट जो पैसा है, 100, 50, 200, 500 रुपए का जो नोट है, उस चीज की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? अलग है, उसके अलावा। तो कंटेनिंग क्या है? कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मतलब, अंडरटेकिंग मतलब डिक्लारेशन। फिर क्या है? साइंड बाय द मेकर, जिसने बनाया उसने साइन किया। टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कितना पैसा देगा वो भी सर्टेन होना चाहिए। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन। इसका मतलब या तो उस बंदे को जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, या तो उस बंदे ने जिसको कहा देने के लिए उसे, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हाँ, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसे क्या देंगे? पैसा देंगे। समझ रहे हो आप? तो एग्जाम्पल से समझते हैं और आसान हो जाएगा ये हमारे लिए। समझिए, ये दो बंदे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने सामान खरीदा है, मिस्टर ए ने, चलो ठीक है, मिस्टर बी ने सामान खरीदा है, इसने उसे गुड्स दिया। अब बी के पास देने के लिए क्या है? बी को पैसा देना चाहिए, लेकिन बी के पास पैसा है नहीं। तो बी क्या कहता है? बी कहता है भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट भेजेगा।
एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके अपना अंडरटेकिंग भेजेगा कि भाई यहाँ पे वो साइन कर लेगा, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ठीक है। तो वो साइन करके बताया कि भाई आप हमें 2 महीने 3 महीने दे दीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा। तो ए कहता है तुम एक काम करो, प्रॉमिस करके उस पर साइन करके अपना वो प्रोमिजरी नोट मुझे भेजो। तो बी क्या करेगा, एक कागज पे जिसकी प्रॉपर फॉर्मेट होगा तो उस पर लिखा होगा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ 2 महीने बाद मिस्टर ए को, क्या 2 महीने बाद मिस्टर ए को यह सामान अगर 500 रुपये का है तो वो कहेगा कि मैं 500 रुपये दूंगा, प्रॉमिस करेगा और साइन भी करेगा और करके फिर मिस्टर ए को दे देगा। यह मिस्टर ए खाली ये वाला जो अंडरटेकिंग है ना वो अपने पास ही रख लेगा और कुछ नहीं करेगा। यह एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत है नहीं, मिस्टर ए को खाली रखना है। अगर उसे पसंद आया तो वो रख लेगा अपने पास, और अगर नहीं आया तो कहेगा नहीं प्रॉमिसरी नोट ले जाओ, पैसा दो या कुछ भी दो, ठीक है। तो यह मतलब देख समझने का ये है, साइन कौन करता है, यह साइन करता है जिसने बनाया, उसी ने साइन किया, और यह एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत है नहीं। यह मिस्टर ए ने साइन किया क्या इस पे, नहीं, और जरूरत भी नहीं है, मिस्टर ए साइन नहीं करेगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद प्रॉमिस कर लिया ना मिस्टर बी ने कि मैं दूंगा उसी दिन। अब आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन में। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या कहता है, प्रोमिसरी नोट किस सेक्शन पे था, प्रोमिसरी नोट था सेक्शन 4 पे, बिल ऑफ एक्सचेंज है सेक्शन 5 पे। याद रखना है आपको सेक्शन। वही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या कहता है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इसका मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का राइटिंग में होना काफी जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह चाहे प्रोमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, कुछ भी हो, राइटिंग में ही होगा, बताने से कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। आपको बताना राइटिंग में देना पड़ेगा, लिख के। ये है अनकंडीशनल ऑर्डर। आप कंपेयर कीजिए, वहाँ प्रोमिसरी नोट पे क्या था, प्रोमिसरी नोट पे था अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, क्योंकि जिसने प्रॉमिस किया, उसी जिसको पैसा देना था उसी ने प्रॉमिस किया कि मैं पैसा दूंगा। लेकिन यह थोड़ा उल्टा होता है, कैसे देखेंगे। ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, ऑर्डर क्यों है हम पढ़ेंगे। ये साइंड बाय द सॉरी साइंड बाय द मेकर, जो बनाएगा वो साइन करेगा, साइन करके क्या करेगा, वो फॉरवर्ड कर देगा किसके पास, सामने वाले के पास, और वो एक्सेप्ट करेगा। यह एक्सेप्टेंस जरूरी है। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम होना जरूरी है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज में सर्टेन सम होना और पर्सन का नाम या सर्टेन चीज होना, डेट वेट सब कुछ सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया और ये पैसा ही होना पड़ेगा। आपने कहा कि 3 महीने बाद शेयर देंगे, टेबल देंगे, वो वाला एसेट देंगे, ये एसेट देंगे, वो एसेट देंगे, नहीं चलेगा। आपको बताना है कि आप पैसा देंगे, कब देंगे, ये डेट भी पर्टिकुलर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, और पैसा कितना देंगे। ऐसा नहीं कि 500 रुपये और उसके साथ जितना प्रॉफिट होगा उतना मिला कर दूंगा, ऐसे नहीं। क्लियरली बताना पड़ेगा कि मैं 600 रुपये दूंगा, मैं 700 रुपये दूंगा, मैं 1000 रुपये दूंगा, ये सर्टेन होना जरूरी है। और वही प्रोमिसरी नोट जैसे था, ओनली टू किसको देंगे, ओनली टू पर्सन और ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन। उस बंदे ने जिसको कहा उसे देंगे, या तो उस बंदे को देंगे जिसके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, जो बियर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं और प्रोमिसरी नोट से ये कैसा कितना डिफरेंट है। यार ये तो डिसेबल हो गया, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये है ए और ये बी, सिचुएशन वही है। ए ने गुड्स दिया 500 रुपये का, उल्टा हो गया थोड़ा। ए ने क्या दिया, गुड्स दिया बी को 500 रुपये का। अब जाहिर सी बात है बी को क्या देना चाहिए, बी को देना चाहिए पैसा। बी के पास पैसा है नहीं, बी कहता है भाई मैं 2 दिन बाद पैसा दूंगा। लेकिन ए जो है ना उतना विश्वास नहीं करता बी को, उसे डाउट है कि वो बंदा शायद गड़बड़ कर सकता है, वो पैसा नहीं देगा। तो ए क्या करता है, ए एक कागज पे ये लिख के कि लिखता है कि ऐसा लिखा होता है कि मैं आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद 500 रुपये दूंगा। देखिए वो खुद साइन करता है और बी को फॉरवर्ड करता है। बी को कहता है तुम भी इस पे साइन करो कि तुम पैसा दोगे वक्त पे, एक्सेप्ट करो तुम। तो बी क्या करता है, बी भी साइन करता है, बी भी उसी कागज पे साइन करता है, फिर साइन करके ए को भेज देता है
और ए अपने पास रख लेता है। और जब डेट आएगा, मैच्योरिटी डेट आएगा, आगे जाके पढ़ेंगे मैच्योरिटी डेट है क्या, जब डेट वक्त आएगा उस वक्त बी ए को पैसा दे देगा। ठीक है। अच्छा, आपने सेक्शन देख लिया, सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट का, सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज का। और मैं यह बताना चाहूंगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे एक्ट है, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग जो है वो भी डिफाइन किया गया है एक सेक्शन पे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग। और वो जो मीनिंग डिफाइन किया गया है वो किस सेक्शन पे डिफाइन किया है, सेक्शन सेक्शन 13 पे। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, खाली सेक्शन याद रखिए। नेक्स्ट हो गया पार्टीज, पार्टीज इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब है क्या पार्टीज, पार्टीज मैंने जैसे बताया था यहाँ पे कि ये देखो, मिस्टर ए एक पार्टी हो गया, मिस्टर बी एक पार्टी हो गया, ठीक है, ऐसे इसे ही कहते हैं पार्टीज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोमिसरी नोट हो, दोनों में तीन तीन पार्टीज होते हैं। कितने पार्टीज होते हैं, तीन तीन। कैसे, ये एक बंदा है, ये दो बंदे, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। इसने क्या किया, ड्रॉ किया ए ने, और बी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके बेच दिया, एक्सेप्ट करके भेज दिया। जब मैच्योरिटी डेट आया तो ए ने ये वाला बिल जो है, जो बिल था ना, ये वाला बिल, ये किसी और को दे दिया, कहा कि तुम ये बिल रख लो, जब मैच्योरिटी डेट आएगा तुम बी से पैसा ले लेना। और जिसको पैसा मिलता है उसे पेई कहते हैं। क्या कहते हैं, पेई, PAY, पेई कहते हैं। तो यह ड्रॉअर हो गया मिस्टर ए, ड्रोई हो गया मिस्टर बी जिसने एक्सेप्ट किया, और पेई हो गया मिस्टर सी। मिस्टर सी क्या हो गया, पेई। तो तीन पार्टीज आ गए ना, तीन। प्रोमिसरी नोट पे भी सेम केस है। कैसे, प्रोमिसरी नोट पे देखिए, दो बंदे हैं, सामान इसने खरीदा था मिस्टर ए ने बी से, तो उसने प्रॉमिस भी किया कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, साइन वाइन करके उसने दे दिया। तो यह ड्रॉअर ड्रोई वो खुद है, लेकिन किसके पास था इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट था इसके पास, मिस्टर बी के पास था इंस्ट्रूमेंट। यह एक्सेप्टेंसी को जरूरत नहीं है ना प्रोमिसरी नोट पे, तो बी ने, ए ने दिया था बी को, बी के पास ही रहा, लेकिन मैच्योरिटी से पहले बी ने वो किसी और को दे दिया, किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, और कहा कि जब वक्त आएगा ऐसे पैसा ले लेना। तो यहाँ भी तीन पार्टीज हो गए। तो तीन ही पार्टीज होते हैं जनरली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रोमिसरी नोट हो, दोनों में कितने पार्टीज होंगे, तीन पार्टीज होंगे, तीन। अब तीन पार्टीज का नाम भी तो आप बता सकते हैं ना। अब चलिए देखते हैं ऑर्डर और बीआरआर इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं कि ये वाला जो है बिल ऑर्डर है, और ये वाला बीआरआर इंस्ट्रूमेंट है या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अब देखते हैं कौन सा बिल ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और कौन सा बीआरआर है। सिंपल सी चीज है, बस ये एक ही चीज याद रखना है, सिंपल फंडा है कि पेज नेम। पेई कौन है, पेज नेम अभी मैंने बताया है, पेई वो होता है जिसको पैसा मिलता है, जिसको पैसा मिलता है वो होता है पेई। तो पेई हमारे एग्जांपल में कौन था, पेई मिस्टर सी था। पेई कौन था, मिस्टर सी, मिस्टर सी था पेई। तो अगर उस बिल पे मिस्टर सी का नाम स्पेसिफाइड है, क्या है, नाम अगर स्पेसिफाइड है, लिखा हुआ है कि मिस्टर सी को देंगे, तो वो वाला बिल अगर स्पेसिफाइड है, इसका मतलब तो ये हो जाता है ऑर्डर बिल। इसे क्या कहता है, ऑर्डर। और मिस्टर सी अगर उस पे बिल, इस पे नाम स्पेसिफाइड नहीं है, क्या है, नाम स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो हो जाता है बीआरआर। कैसे, देखिए, अगर नाम लिखा हुआ है क्लियरली कि 3 महीने बाद मिस्टर सी को 500 रुपए देंगे, तो उस पर नाम लिखा हुआ है, तो ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर है कि मिस्टर सी को देंगे। लेकिन अगर सी का नाम मेंशन नहीं हुआ है तो वाला बीआरआर है। कैसे बीआरआर, क्योंकि उस पर कोई नाम नहीं है। जो बीआर करेगा, जिसके हाथ पे होगा, क्या है, जिसके हाथ पे होगा उसी को पैसा मिलेगा, इसलिए कहते हैं बीआरआर। किसी का नाम नहीं है ना, अगर नाम लिखा हुआ है किसी बिल पे, तो जिसका नाम लिखा हुआ है उसी को ही मिलेगा। अगर किसी पे मेरा नाम लिखा हुआ है कि मबरुज़्ज़मान चौधरी लिखा हुआ है, तो वो अगर मैंने दिया सामने वाले को कि मैच्योर हो गया, मेरा पैसा दे दो, तो वो मुझे देगा। इस जगह मैं अपने बदले अगर किसी और को भेजा, नाम मेरा लिखा हुआ है, मैं अपने भाई को, किसी किसी को भी भेज दे कि जाओ पैसा ले आओ, और सामने वाला अगर रिजेक्ट करता है, तो वो इलीगल नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो ऑर्डर बिल था। मुझे बताना पड़ेगा उसे
कैसे भी करके कांटेक्ट करके कि तुम दे देना, मैं किसी को भेजूंगा, वो अलग बात है, लेकिन वो बीआरआर नहीं होगा। बीआरआर होगा जब नाम नहीं होता बिल पे और जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसी को ही पैसा मिलता है, उसे कहते हैं बीआरआर इंस्ट्रूमेंट। अब आते हैं अपना नेक्स्ट, ये एक एक ये टर्म्स है, टर्म्स, मैं इसे टर्म्स कहूंगा। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, या टर्मिनोलॉजी कुछ भी कहो, आपको याद रखना होगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स से। कैसे? अब ये होल्डर कौन होता है? होल्डर, हु इज ए होल्डर, हु इज ए होल्डर। अब देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो होल्डर, तो बल्ब की होल्डर की बात तो नहीं करूंगा मैं। और एक है होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स? अब होल्डर कौन है? होल्डर जिसके पास राइट टू पॉजेज है, यानी जिसके पास बिल रखने का राइट है, उसे लीगली बिल मिला है जो रख सकता है। और राइट टू रिकवर ऑन मैच्योरिटी, राइट टू रिकवर मतलब जब मैच्योर होगा बिल उस वक्त उसे पैसे मिलने का भी राइट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सामने वाले ने अगर पैसा नहीं दिया तो वो सू भी कर सकता है, वो केस फाइल भी कर सकता है कि उसने मुझे पैसा नहीं दिया सामने वाले ने, उसके पास राइट होगा। यही है राइट टू रिकवर ऑन मैच्योरिटी। राइट टू पॉजेस क्या है? उसने लीगली, कहीं से चुराया नहीं उसने, उसको लीगली मिला है, ठीक है, तो वो होता है होल्डर। चाहे गिफ्ट में मिला हो या उसके बदले उसने कोई कंसिडरेशन, कुछ पैसा, कोई काम किया हो, कैसे भी करके मिला हो, लेकिन लीगली मिलना चाहिए उसे, सिस्टेमेटिकली, तो वो क्या होता है? राइट टू पॉजेस। अब देखते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है। होल्डर इन ड्यू कोर्स भी एक होल्डर ही है। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने से पहले होल्डर बनना पड़ेगा। तो वो होल्डर है, क्या है? वो होल्डर है जो एक्स्ट्रा तीन कंडीशन, कितना, जो तीन कंडीशन फुलफिल करता है। वो तीन कंडीशन क्या है? वो तीन कंडीशन, पहला कंडीशन है अगेंस्ट कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब है आपको बिल मिला है वो फ्री में, गिफ्ट में नहीं मिला। ऐसे करके चोरी करके लाएंगे तो वो तो अलग बात ही है ना, वो तो इलीगल हो गया। तो वो यहाँ पे जो है कंसीडरेशन की बात, आपने कोई काम किया होगा या उस बिल के बदले पैसा दिया होगा, कोई कंसीडरेशन, कुछ ना कुछ बदला देना पड़ेगा आपको। समझ लीजिए आपने कोई काम किया है, मेहनत किया है, तो उसके बदले आपको पैसा मिलना था, पैसा नहीं दिया, उसने बिल दे दिया, तो यहाँ पे आपने कंसीडरेशन दिया है, ये हो गया कंसीडरेशन। दूसरी बात है बिफोर मैच्योरिटी। ये मैच्योर हो रहा, समझ लीजिए मैच्योरिटी का डेट है 15 तारीख को और आपको मिला 12, 13, 11 तारीख को मिला, तो ऐसे ही मिलना चाहिए, मैच्योरिटी से पहले मिलना चाहिए। देखिए बिल अगर मैच्योरिटी के बाद भी मिले ना तो आप रिकवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस पर 15 तारीख लिखा हुआ है और अगर 17 तारीख आप जाएंगे तो सामने वाला रिजेक्ट नहीं कर सकता कि तुम 15 तारीख क्यों नहीं आए, ऐसे नहीं कह सकता। उसको देना, मैच्योरिटी के बाद कभी भी आपको पैसा मिल सकता है, आपको पैसा मिलेगा। सामने वाला पेयर जो है वो डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए ये जरूरी है कि बिल आपके पास मैच्योरिटी से पहले आया हो। और तीसरी है क्या? थर्ड पॉइंट इज गुड फेथ। व्हाट्स गुड फेथ? गुड फेथ का मतलब ये है जब आपको वो बिल मिला था, बिल मिलने से आपको पता नहीं था कि उस बिल में अगर कोई इरेगुलरिटीज हुआ है, तो वो आपको पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? और इरेगुलरिटीज का मतलब क्या है? हो सकता है जिसने आपको बिल दिया हो उसने कहीं से चुराया होगा ये बिल, फिर चुरा के आपको दिया है, लेकिन वो आपको पता नहीं होना चाहिए। पता नहीं होना चाहिए कि वो वाला बिल जो है आपको सामने वाले ने कहीं से चुरा के आपको ला के दिया है, वो आपको पता नहीं होना चाहिए। और अगर आपको पता है, आपने फिर भी नेग्लेक्ट किया और एक्सेप्ट कर लिया, तो ये गुड फेथ नहीं होगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए ये तीन कंडीशन क्या है? दिस थ्री कंडीशन आर मैंडेटरी। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, होल्डर होल्डर जो है, होल्डर गेट द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। इसका मतलब क्या है? और होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट द बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर। इसका मतलब ये है, देखिए होल्डर जो है ना, इसके पास अगर ये है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया है? बिल दिया है। ये बिल अगर मिस्टर ए लीगली होल्ड कर रहा था, लीगली, इसका मतलब उसके पास राइट टू पोजेस भी था और राइट टू रिकवर ऑन मैच्योरिटी भी था, तो मिस्टर बी को भी सेम राइट मिलेगा, तो वो भी पोजेस कर सकता है और रिकवर भी कर सकता है। और अगर इसने, मिस्टर ए ने अगर चुराया था, क्या किया था? चुराया था, तो अब बताइए क्या मिस्टर ए के पास राइट टू पॉजेज है? नहीं है, चुराया है। राइट टू रिकवर ऑन मैच्योरिटी है? नहीं है, क्योंकि उसने चुराया। तो मिस्टर बी को भी वही टाइटल मिलेगा। मिस्टर बी भी क्या कर सकता? मिस्टर बी भी पॉजेज नहीं कर सकता और रिकवर भी नहीं कर सकता, दोनों राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वाला राइट मिस्टर ए को भी नहीं था।
इसीलिए कहते हैं होल्डर गेट द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। जो ट्रांसफरर के पास जो राइट होता है वही, जिसने ट्रांसफर किया है वही राइट ट्रांसफर ही जिसको मिला है उसे मिलेगा। लेकिन अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर मिलता है। क्या मिलता है? बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर। अब बताइए बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर ये क्या है? बेटर टाइटल ये देखिए, ये अगर मिस्टर ए है, ये हो गया मिस्टर ए, और ये है मिस्टर बी, मिस्टर भीम। तो मिस्टर ए ने ये चुराया था। क्या किया था? मिस्टर ए ने किसी से ये वाला बिल चुरा के लाया था और उसने बी को दिया है, उसने बी को दिया है। लेकिन बी ने इसके बदले मिस्टर ए को या तो हो सकता है कोई सामान दिया होगा। क्या दिया होगा? सामान, गुड्स दिया होगा, या कोई सर्विस दिया होगा। क्या दिया है? सर्विस। इसका मतलब बी ने कंसीडरेशन दिया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले बी ने ए को दे दिया था, मैच्योरिटी डेट से पहले बी ने ए को दे दिया था, और बी को ये पता नहीं था कि मिस्टर ए ने ये वाला बिल कहीं से चुराया है। बी को पता नहीं था कि मिस्टर ए ने वो बिल कहीं से चुरा के लाया है और उसे दिया। तो ये 3 कंडीशन हो गया फुलफिल। यहाँ पे जो ऊपर 3 कंडीशन हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे बी बन जाएगा क्या? होल्डर इन ड्यू कोर्स। बी बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब HDC, और उसे बेटर टाइटल मिलेगा। कैसे बेटर टाइटल मिलेगा? देखिए, मिस्टर ए को राइट टू पोजेस नहीं था क्योंकि उसने चुराया था, और राइट टू रिकवर भी नहीं था। वो मैच्योरिटी के वक्त रिकवर भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने इलीगली। लेकिन बी जो है ना, बी पोजेस भी कर सकता है, अपने पास रख सकता है, और जब मैच्योरिटी डेट आएगा तो उसे रिकवर भी कर सकता है। वो पैसा पेयर से जिसको देना है उसके पास जाएगा, कहा कि मेरा पैसा दो, वो रिकवर कर सकता है। ठीक है। तो यह मिला कि नहीं बी को बेटर टाइटल देन ट्रांसफर हो, या ट्रांसफर होता ए, लेकिन ए से बेटर टाइटल मिला। कैसे? ए को राइट टू पोजेस और राइट टू रिकवर नहीं था, लेकिन बी को वो दोनों मिल गया है। और होल्डर के केस में अगर देखेंगे, जैसे ए को मिला था राइट, जितना ए का राइट था उतना राइट बी को भी मिला है। ये याद रखिएगा। अब दूसरा है, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। पहली बात है ये प्रोमिसरी नोट। क्या कहता है? प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी ए बियरर। ये बियरर नहीं हो सकता। क्यों बियरर नहीं हो सकता? बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या है? जहां नेम स्पेसिफाइड नहीं होता है। बियरर वही होता है ना जहां पेई का नाम स्पेसिफाइड नहीं होता है। लेकिन प्रोमिसरी नोट पे तो भाई नाम स्पेसिफाइड होता है। नेम क्या होता है? नेम स्पेसिफाइड होता है। प्रोमिसरी नोट पे नेम क्या होता है? यहाँ नेम स्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफाइड है नाम। तो वो बीआरआर कैसे बनेगा जहां नाम स्पेसिफाइड है? हमने पढ़ा था ना पहले, ये देख लीजिए, फिर देख लेते हैं एक बार पीछे जाके। ये नाम स्पेसिफाइड है मतलब तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो प्रोमिसरी नोट में यहाँ नाम स्पेसिफाइड होता है, तो वो हमेशा से प्रोमिसरी क्या होता है? ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। BOE का मतलब मैंने शॉर्टकट लिखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर बीआरआर है, वहां भी अच्छा नाम लिख सकते हैं आप, नाम लिखेंगे तो ऑर्डर बन जाएगा। और अगर वो बीआरआर है और उस पर टाइम क्या है? टाइम दिया हुआ है, वो अगर टाइम है, ये टाइम होगा, ये डिमांड पे नहीं होगा। कैसे? उस पर टाइम लिखा होगा कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप पैसा देंगे, तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा। ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। अब डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या है वो मैं नेक्स्ट पेज स्लाइड में बताऊंगा। 1-2 स्लाइड में आपको पता चलेगा डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या है। सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ। टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब मैच्योर होने के बाद मिलेगा, और डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब जब आप क्या करेंगे? डिमांड करेंगे कि मुझे पैसा अब चाहिए ही चाहिए, उस वक्त आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर बीआरआर है तो वो डिमांड नहीं होगा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। डेट के बाद ही पैसा मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। और चेक, चेक का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑलवेज ऑन डिमांड होता है। आपने देखा होगा घर पे जब हमारे जो कहीं अगर रिश्तेदार होते हैं ना, घर वाले किसी को चेक देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि चेक पे कोई डेट लिखा होता है क्या? डेट उसी दिन का लिखा होता है जिस दिन आपने चेक पे साइन किया है, उसी दिन का डेट लिखा होता है। लेकिन ऐसा तो कुछ डेट नहीं होता है ना कि उस दिन मैच्योर होगा, 2 महीने बाद आपको पैसा मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। चेक अब जब डिमांड करेंगे, अब जिस वक्त बैंक के पास ले जाएंगे
आप क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे, आप जाएंगे बैंक के पास। तो जिस वक्त आप बैंक के पास जाएंगे उस वक्त बैंक आपको पैसा दे देगा। तो ये हो गया डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो चेक हमेशा डिमांड में होता है, टाइम नहीं। ये इट्स ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। जब डिमांड करेंगे आपको उसी वक्त पैसा मिलेगा आपको, जब देंगे बैंक पे, बैंक पैसा देगा आपको। नेक्स्ट ये देखिए अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल है क्या? अकोमोडेशन बिल का अगर नॉर्मल फीचर्स हम देखेंगे कि यहाँ पे बिल कब जनरेट करते हैं लोग, किसी ने सामान खरीदा है और सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, सामान खरीदा है और या तो उसने पैसा नहीं दे पाया, तो वो क्या करेगा, कोई एक अंडरटेकिंग, प्रोमिसरी नोट, कुछ भी हो वो देगा कि मैं पैसा दूंगा या तुम मुझे पैसा दोगे, ऐसे करके यह पहला मतलब एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन होता है कि नहीं? फिर बनता है बिल। लेकिन अकोमोडेशन बिल वो होता है जहां पे नो नॉर्मल ट्रेड, कोई ट्रेड व्रेड नहीं होता। ये क्यों बनाते हैं? फॉर म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प मतलब दो अगर दोस्त है तो एक दूसरे के अंदर अपना एक रिलेशन है, पहले से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए वो बिल ड्रॉ करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? मनी रेज थ्रू डिस्काउंटिंग। वहां पे मनी कैसे रेज करते हैं? डिस्काउंटिंग के। तो डिस्काउंटिंग मतलब क्या है? वो बिल जो है वो बैंक को दे देते हैं और बैंक वाले थोड़ा एक दो हिस्सा कमीशन, डिस्काउंटिंग रेट जो आप कमीशन समझ लीजिए, कमीशन रख के अपना बाकी पैसा दे देता है सामने वाले को। ठीक है, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। तो ये हम एग्जांपल से समझते हैं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये है ए, ये है बी। ए को चाहिए पैसा, ए को चाहिए क्या? पैसा चाहिए। ए को पैसा चाहिए, उसने मांगा बी को, उसने मांगा बी को कि भाई मुझे थोड़ा पैसा दे। बी कहता है मेरे पास पैसा तो नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें हेल्प करता हूं, एक काम करो। तो ए कहता है यहाँ पे एक बिल ड्रॉ होगा। ये देखिए कैसे बिल ड्रॉ हो रहा है। यहाँ एक बिल ड्रॉ होगा, बिल ड्रॉ होगा। बिल पे जो ड्रॉ करेगा वो क्या करेगा? साइन करेगा और सामने वाले को भेज देगा। कहेगा कि तुम 2 महीने बाद मुझे 500 रुपये दोगे, 1000 रुपये दोगे। सामने वाला क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो ए क्या करेगा? एक बिल ड्रॉ करेगा, बिल ड्रॉ करके बी को देगा साइन करके। बी एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करके किसको? ए को दे देगा। कहेगा कि भाई तू एक काम कर, ये बिल रख ले। और ए क्या करेगा? वो जो बिल है ना उसे ला के बैंक पे दे देगा, बैंक के पास ले जाएगा। किसके पास? बैंक। और बैंक अपना डिस्काउंटिंग रेट कट के उसे पैसा दे देगा। अब देखिए सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ है। सिचुएशन, ए ने पैसा मांगा था बी को, बी से, बी के पास पैसा नहीं था। बी ने कहा कि ठीक है मैं हेल्प कर लूंगा, तुम एक बिल ड्रॉ कर दो, मैं साइन कर दूंगा उस पर, फिर तुम डिस्काउंटिंग के थ्रू पैसा ले लेना बैंक से। तो यह म्यूचुअल हेल्प किया, मिस्टर बी ने ए का हेल्प किया है। तो ये हुआ एकोमोडेशन बिल। ठीक है, अब देखते हैं, हम कहते हैं ना कि बिल डिसऑनर्ड हुआ है या बिल ऑनर्ड हुआ है। डिसऑनर और ऑनर का मतलब क्या हुआ? पहले देखते हैं। ऑनर्ड का मतलब है कि मैच्योरिटी डेट पे मैच्योरिटी पे आपका पैसा मिल गया होगा। पेयर ने मतलब जो पैसा देने वाला था उसने पैसा दे दिया और उसका उल्टा हुआ डिसऑनर। डिसऑनर कहता है जिस दिन आपका इंस्ट्रूमेंट मेच्योर हुआ है उसके बाद आप गए थे पैसा लेने, लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, आपको पैसा मेच्योरिटी के बाद नहीं मिला, उसे क्या कहते हैं? डिसऑनर्ड कहते हैं। समझ गए ना? अब होता है नोटिंग चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिए। नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज नोट करिए ना। अच्छा, इससे पहले ये तो नोट करिए और एक चीज आप दिमाग में नोट करिए। आप लाइक कर दीजिए और अगर नया है, अब देख रहे हो पहली बार, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए लाइक करेंगे आपका कोई इतना टाइम भी नहीं जाएगा, 2-3 सेकंड में हो जाता है। अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा वो देख के, पता चले कि किसी को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। कमेंट करिए, कर दीजिए, अब जल्दी कर दीजिए, टाइम नहीं लगेगा। जल्दी लाइक कर दीजिए, पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो नोटिंग चार्ज क्या है? देखिए, बिल जब डिसऑनर होता है ना, बिल डिसऑनर होने के बाद ये सारा खेल शुरू होता है डिसऑनर के बाद। जब बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर होता है, डिसऑनर, बिल डिसऑनर होता है, डिसऑनर होने के बाद जो पेई था, जिसको पैसा मिलना था, पैसा मिला नहीं, तो वो क्या करेगा? वो लीगल एक्शन लेगा। वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा नोटरी पब्लिक, कोर्ट पे जाएगा कहीं। तो किसके, कहीं कहा गया वो नोटरी पब्लिक, ये नोटरी पब्लिक, एनपी लिख देता हूं मैं, ठीक है। नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। नोटरी पब्लिक जो है वो पूरा सिचुएशन को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा, वेरीफाई, वेरीफाई करेगा कि वो देखेगा सामने वाले ने, पेयर ने पैसा क्यों नहीं दिया। वो वेरीफाई करेगा पूरा सिचुएशन को, एक एक चीज को ढूंढ के निकालेगा कि क्यों नहीं दिया, एक एक चीज का फैक्ट निकालेगा। फिर वो जो प्रोसेस है ना निकलने का कि उसने पैसा क्यों नहीं दिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोटिंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं नोटिंग, कहते हैं नोटिंग, नोटिंग कहते हैं। तो वो सारा काम अब समझ लीजिए, वो नोटरी पब्लिक फ्री में करेगा क्या? नहीं करेगा, उसके बदले उसे कोई फीस चाहिए होता है। तो वो जो फीस होता है ना, उसे कहते हैं क्या? उसे ही कहते हैं नोटिंग चार्ज, नोटरी पब्लिक को। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नोटिंग चार्ज किसको देते हैं? नोटरी पब्लिक को, ठीक है। वो होता है फीस। अच्छा, ये एक चीज जस्ट फॉर नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि वो जो फीस है ना, वो फीस अभी तो पे ही देगा नोटरी पब्लिक को। लेकिन ये गलती अगर पेयर का है, जिसने पैसा नहीं दिया, डिसऑनर किया था जिसने पैसा नहीं दिया, और अगर गलती उसका निकला लास्ट में, तो पे ही अपना बिल, अगर 1000 रुपए का बिल है ना, और अगर उसने नोटिंग चार्ज 100 रुपए दिया है, तो पूरा 1100 रुपये वो वसूल कर सकता है पेयर से, जिसने डिसऑनर किया था। और उसे लीगल राइट भी मिलता है इस पे, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट टारगेट पे क्या है? डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट। ये क्या है? डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट एक ही चीज है। डेट ऑन व्हिच पेमेंट ऑफ बिल इज, डेट ऑन व्हिच पेमेंट ऑफ बिल इज ड्यू इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट। इसका मतलब बिल पे अगर लिखा हुआ है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बिल पे करना है, तो वही 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका बिल मेच्योर होता है। या लिखा होता है कि, अगर लिखा होगा कि 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, तो जिस दिन वो डेट कंप्लीट हो जाता है ना, उसी दिन आपका डेट मेच्योर होता, आपका बिल मेच्योर होता है, या क्या होता है, आपका बिल का ड्यू डेट आता है। समझ गए होंगे? अब ये देखिए, ड्यू डेट दो टाइप का है, टू ड्यू डेट। बहुत ध्यान से देखिए, टू ड्यू डेट क्या क्या है? एक हुआ नॉमिनल ड्यू डेट, क्या है? नॉमिनल ड्यू डेट। और दूसरा है लीगल ड्यू डेट। ये मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अगर बिल आपने 1 तारीख को ड्रॉ किया, 1 जनवरी को, 3 महीने के लिए, फॉर 3 मंथ्स, तो ये बिल कब ड्रॉ होगा? तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल। तो ये बिल मैच्योर होगा 1 अप्रैल पे। ठीक है, हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल पे हो गया 3 महीना, और 3 महीने पे क्या हो गया? आपका बिल मेच्योर होगा। ये वाला जो है ना, ये डेट होता है आपका नॉमिनल ड्यू डेट। ये 1 अप्रैल है, नॉमिनल ड्यू डेट। और अगर केस यहाँ पे देखिए, लीगल ड्यू डेट क्या होता है? ये तो हो गया नॉमिनल ड्यू डेट। लीगल, जब नॉमिनल ड्यू डेट के साथ 3 दिन का ग्रेस ग्रेस ऐड करते हैं, तो वो डेट होता है लीगल ड्यू डेट, जिस दिन आपको पैसा देना ही पड़ेगा, या तो पैसा मिलेगा ही। इसके बाद आपका लीगल एक्शन भी ले सकते हैं अगर पैसा नहीं मिले, और अगर आपने नहीं दिया तो आपके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन हो सकता है। तो ये हुआ ना 1 अप्रैल। 1 अप्रैल क्या है? नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट है 1 अप्रैल। कर दीजिए 1 अप्रैल के साथ 3 दिन का ग्रेस ऐड, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये हो गया 4 अप्रैल। तो यहाँ पे दो डेट है। 1 अप्रैल क्या है? 1 अप्रैल है नॉमिनल ड्यू डेट, और 4 अप्रैल हो गया आपका
लीगल ड्यू डेट। समझ गए होंगे आप लीगल ड्यू डेट नॉमिनल ड्यू डेट है क्या और दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए टेन्योर ऑफ ए बिल, टेन्योर क्या होता है? टेन्योर मतलब एक बिल जिस दिन आपने ड्रॉ किया था उसके कितने दिन बाद जब वो मेच्योर होता है, उस बीच पे जो टाइम होता है ना उसे कहते हैं टेन्योर ऑफ ए बिल। टेन्योर ऑफ ए बिल पूरा टाइम क्या कहते हैं? टेन्योर। समझ लीजिए आपने 1 तारीख को ड्रॉ किया था, 1 जनवरी को, और मेच्योर कब हुआ? मेच्योर हुआ 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को मेच्योर हुआ था ना, तो ये जो टाइम है, ये जो वक्त है, इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं टेन्योर ऑफ ए बिल। ठीक है, बीच में तो ये देखिए एक ऑप्शन है ऑन डिमांड एंड एट साइट। क्या है ऑन डिमांड एंड एट साइट? मेच्योरिटी के वक्त 2-3 टर्म्स हमें बहुत ध्यान से देखना होता है, वो बिल पे लिखा होता है, तो वो कैसे कब मेच्योर होगा वही से पता चलता है, कितना दिन गणना है, कब से काउंट करना है। ये देखिए ऑन डिमांड या एट साइट अगर लिखा है, क्या है? ऑन डिमांड एंड एट साइट, तो पेएबल ऑन प्रेजेंटेशन। मैंने बताया था ना पहले कहाँ पे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल पे, कि वो डिमांड क्या होता है, सॉरी चेक पे बताएगा, चेक वाज ऑलवेज ऑन डिमांड होता है कि नहीं? तो यहाँ पे भी देखिए इस पे बिल पे अगर लिखा होता है कि ऑन डिमांड और एट साइट, तो पेएबल ऑन प्रेजेंटेशन टू द ड्रॉई और एक्सेप्टर। इसका मतलब ये है कि अगर वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, ऑन डिमांड या एट साइट लिखा हुआ होता है, तो ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो। डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? अब जब डिमांड करेंगे, जब प्रेजेंट करेंगे ड्रॉई को, किसको? ड्रॉई को, मतलब जिसने बिल एक्सेप्ट किया था वही ड्रॉई को, या तो एक्सेप्टर, सेम ही है। तो उसका जब देंगे कि भाई आज मुझे पैसा चाहिए, कोई डेट मेंशन नहीं होता वहां पे, आपने कहा आज चाहिए, कल चाहिए, अब जब प्रेजेंट करेंगे ना कि आप ये लो बिल, मुझे पैसा दो, उसी वक्त आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा एक चीज देखिए, मेच्योरिटी डेट जब काउंट करते हैं ना, तो अच्छा इस पे मैंने ये मिस कर दिया कि ग्रेस नॉट अलाउड। डिमांड बिल पे कोई ग्रेस, डिमांड बिल पे क्या होता है? डिमांड पे ग्रेस नहीं होता है। डिमांड पे ग्रेस जो 3 दिन वाला ग्रेस मिलता है ना, वो डिमांड पे नहीं मिलता है। क्यों डिमांड पे नहीं मिलता? हमने देखा है नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट पे 3 दिन यू ऐड होता है नॉमिनल ड्यू डेट के साथ, लेकिन जब डिमांड बिल है, इसका मतलब ही क्या है कि मैं जब चाहूंगा उस वक्त मुझे पैसा मिलना चाहिए। उस पर 3 दिन की बात कहां से आई भाई? कहां से आई 3 दिन की बात? तुमने आज बिल दिया, सामने वाला क्या उसे क्या वो कहेगा कि चलिए ठीक है 3 दिन बाद आना? एसबीआई थोड़ी है, गवर्नमेंट ऑफिस थोड़ी है कि ये क्या कहते हैं उसे, लंच टाइम हो गया, ब्रेक है, कल आइए, ये थोड़ी है। नहीं, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई ग्रेस वेस नहीं है, मुझे चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए पैसा अब। ठीक है, ये याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट पे ग्रेस अलाउड नहीं होता है। ठीक, फिर अब आइए आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब एक बिल जो है, बिल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, प्रोमिसरी नोट हो, उस पर क्या होता है? ऐसे लिखा होगा कि बिल मेच्योर होगा, आपको 28 दिन बाद पैसा मिलेगा। मेच्योरिटी क्या है? 28 दिन बाद, आफ्टर डेट, यह लिखा होगा 28 डेज आफ्टर साइट। तो आफ्टर साइट, या समझ लीजिए 3 मंथ्स आफ्टर डेट। आफ्टर डेट या तो 3 मंथ आफ्टर साइट। क्या है? 3 मंथ्स आफ्टर साइट। अब ये देखिए, ये आफ्टर साइट और आफ्टर डेट का मतलब क्या है? इसका मतलब काउंट किस दिन से करेंगे, बस वही देखने के लिए ये लिखा होता है। आफ्टर डेट पे फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग, क्या है? फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग, मतलब अगर आपने 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया था, कब? 1 जनवरी को, और आपने कहा कि 3 महीने बाद मेच्योर होगा आफ्टर डेट, तो 3 महीना 1 जनवरी से काउंट करेंगे। कब से? 1 जनवरी से काउंट करेंगे। ठीक है, डेट फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग। और अगर आफ्टर साइट लिखा हुआ है तो कब से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये क्या चीज है?
ये है, देखिए ए ने बी के पास भेजा था बिल, इसने भेजा था 20 तारीख को। नहीं, मैं वही डेट देता हूँ, ठीक है, जनवरी वाला डेट, तो आप क्लियरली समझेंगे। ये 1 जनवरी को उसने तो बेच दिया था, लेकिन बी को मिलते मिलते कब मिला है, 5th को मिला है, 5th जनवरी पे मिला है। तो जब 5th जनवरी को मिला है, ड्रॉ हुआ 1 तारीख को, अगर आफ्टर डेट है, ये क्या है, अगर आफ्टर डेट है तो 1 तारीख से काउंट होगा 3 महीना। और बी ने ये देखा है कब, 5th जनवरी को, और उसने 5th जनवरी के दिन बिल को एक्सेप्ट किया था। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, उसने साइन किया था 5th जनवरी को, उसने साइन किया था। तो 3 महीना कहां से काउंट होगा, किस डेट से, ये 5th 5th जनवरी से काउंट होगा। क्या काउंट होगा, आफ्टर साइट अगर लिखा हुआ है तो 3 महीना 5th जनवरी से काउंट होगा। तो अगर 5th जनवरी से काउंट होता है, तो ये देखिए 5th जनवरी से काउंट होता है, तो 3 महीना अगर है तो कब मैच्योर होगा ये वाला बिल, ये मैच्योर होगा। अगर हम नॉमिनल ड्यू डेट देखेंगे तो ये हो जाएगा, जनवरी है तो ये हो जाएगा 5th अप्रैल, 5th अप्रैल होगा। और अगर लीगल ड्यू डेट देखेंगे तो इसके साथ 3 दिन का ग्रेस ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 अप्रैल। मुझे लगता है आपको एक एक चीज पूरा क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी डाउट है पूछिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, कहीं पे डाउट है तो पूछिएगा। और याद करके आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अगर पसंद आए और अगर पता है आपको कोई कर रहा है तो आप शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, बताइए कैसा लग रहा है भाई। ठीक है, हो गया जितना आज का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, जितना निगोशियल इंस्ट्रूमेंट में जितना था ना, बस यही है। अब मैंने जितना करवाया है ध्यान से पढ़िए पूरा, अब समझ लीजिए आपका 100% कवर हो गया निगोशियल इंस्ट्रूमेंट एग्जाम में। इससे अलावा इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। एक्स्ट्रा काफी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन नहीं बनता है नॉर्मली, ऐसे एमसीक्यू पे क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल होता है, कुछ चीजें हैं तो ऐसे ही आएगा। हो सकता है आपको मैच्योरिटी डेट पूछ ले कि मैच्योरिटी ये बताइए कि बिल अगर उस दिन, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल पे बताया था कि 1 जनवरी पे ड्रॉ किया 4 अप्रैल पे, तो क्वेश्चन पे पूछ सकता है कोई बिल अगर जनवरी पे 1 जनवरी पे ड्रॉ किया गया है और उस पे आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट मैच्योर, मैच्योर आफ्टर साइट, तो ये बताइए मैच्योरिटी डेट कौन सा है, या नॉमिनल ड्यू डेट बताइए, लीगल ड्यू डेट। काउंट कर लेंगे ना आप, आसान आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं और एक नया टॉपिक के साथ।